हेलो। वो सब बात पूछिएगा। नमस्कार। तब शुरू किया जाए। ठीक है। और बताइए, आज 8वां दिन है ना? 8 दिन में क्या क्या लक्षण उभरे हैं? जी। यानी क्या बीमारियां बढ़ी, क्या कम हुए? हल्कापन दूर हुआ। जी। बढ़िया। चलिए, आज भय और खत्म हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। बढ़िया है, तो चालू किया जाए। देखिए, अभी तक जितना जो क्लास चली है या ट्रीटमेंट हुआ है, सब क्या है, शरीर स्वास्थ्य पे ही बात हुई है। एक तो शरीर स्वास्थ्य, दूसरा क्या है, मन की स्वास्थ्यता। शरीर स्वास्थ्य माने हम शरीर से ठीक ठाक रहें, निरोग रहें। मन की स्वस्थता का मतलब हुआ मन हमारा निरोग रहे, स्वस्थ रहे। दोनों पे काफ़ी बात चली होगी, आर जी ने भी काफ़ी लिए होगी, डॉक्टर गौरव जी ने भी लिए हैं। प्राकृतिक चिकित्सा पे भी बात चली। लेकिन हम पूरे तरीके से स्वस्थ कैसे हों, शरीर से, मन से, दोनों को स्वास्थ्य को सुनिश्चित करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य को सुनिश्चित ना करें तो हम किसी न किसी रूप में बीमार होंगे ही होंगे। ये दोनों एक दूसरे के पहलू हैं, एक ही गाड़ी के पहिए हैं। अगर शरीर को ठीक रखना है तो मन को ठीक रखना बहुत ज़रूरी है। जब तक मन ठीक नहीं होगा, शरीर नहीं ठीक हो सकता है। तो इसलिए शरीर के साथ साथ मन का भी है, बहुत रोल है। प्राकृतिक चिकित्सा का पहले सिद्धांत की बात चली होगी, जिससे पहला जो मुख्य सिद्धांत है, सभी रोग एक हैं, कारण एक, उनकी चिकित्सा एक। बात छिड़ी होगी शायद, नहीं। सभी रोग एक हैं, यानी जितने हमारे सभी रोग हैं ये एक है, कारण भी एक है और निवारण या चिकित्सा भी एक है। अब ये प्रश्न बनता ही है, सभी रोग एक कैसे हैं? किसी को डायबिटीज है, किसी को बीपी है, किसी को अर्थराइटिस है, किसी को थायराइड है, ये तो नाम अलग अलग है। किसी को जॉइंटिस है, किसी को किडनी की समस्या है। तो रोग एक कैसे हो गया? ये तो अलग अलग नाम है, रोग अलग अलग रोग है। अगर इसको समझने जाएंगे तो सभी रोग एक का मतलब हुआ जो हमारे शरीर में गंदगी का इकट्ठा होने के लिए जगह देना, वो रोग है। अगर हमारे शरीर में गंदगी है, टॉक्सिन्स हैं, विजातीय द्रव्य हैं, तो क्या करेंगे? रोग है। अब जैसे एग्जाम्पल देखा जाए, अगर जहाँ कूड़े है ना, गोबर जहाँ
इकट्ठा करते हैं, उसमें क्या होता है, इकट्ठा रहता है, कुछ दिन बाद उसमें से भाप बनती है, गर्मी होने, उसके बाद से धीरे धीरे कीड़े मकोड़े, बैक्टीरिया, वायरस धीरे धीरे वहाँ इकट्ठा होने लगते हैं। यानी जहाँ गंदगी है वहाँ बैक्टीरिया और वायरस इकट्ठा होंगे ही होंगे, कीड़े मकोड़े इकट्ठा होंगे ही होंगे। तो इस बात को प्राकृतिक चिकित्सा दोहराती है कि सभी रोग एक, यानी सभी रोग एक होने का मतलब गंदगी, टॉक्सिन्स, कीटाणु, जहां गंदगी है वहां कीटाणु है, टॉक्सिन्स हैं। सभी रोग एक, कारण एक, यानी गंदगी को इकट्ठा करना वो कारण है। जहां भी गंदगी इकट्ठा होगी वहां बैक्टीरिया वायरस होंगे। निवारण एक, गंदगी को बाहर निकाल देना। यहां देखिए आपके जो ये कैंप चलाया जा रहा है, स्वास्थ्य शिविर, इसमें क्या है, और कोई ट्रीटमेंट नहीं, स्पेशल रोग विशेष कोई ट्रीटमेंट नहीं है। आप देख लिए होंगे 8 दिन में कोई किसी का स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है। क्या किया है, गंदगी को बाहर निकालना है। गंदगी को बाहर कब निकलेगी, हम आहार को परिवर्तन कर देंगे। जैसे ही आहार को कम करेंगे तो जीवनी शक्ति हमारे शरीर में एक होती है, जीवनी शक्ति, हीलिंग पावर, जिसे बोलते हैं जीवनी शक्ति। हीलिंग पावर है, ये हमारे शरीर में रहती है। जैसे ही हम भोजन को बंद करते हैं तो हमारे जीवनी शक्ति क्या करती है, फिर हीलिंग करने लगती है। और जीवनी शक्ति का काम क्या है, या तो भोजन को पचाने में, या शरीर के अंदर जो टूट फूट है उसको रिपेयर और मेंटेनेंस करने के लिए। ये कब काम करेगी जीवनी शक्ति, जब हम इसको आराम देंगे तब। अगर नहीं आराम देंगे तो जीवनी शक्ति एक समय तक काम करते करते फिर थकान, जैसे क्या कहा जाता है, अगर हम मान लीजिए 10 किलो वजन उठाने की क्षमता है, हम 15 किलो वजन उठाने लगते हैं, तो कब तक उठा के चल पाएंगे, जब तक क्षमता है तब तक उठाएंगे। जैसे ही क्षमता खत्म होती है तो क्या होते हैं, हम पस्त पड़ जाते हैं, थक जाते हैं। अब उसी प्रकार जब तक जीवनी शक्ति है, जब तक इसकी क्षमता है तब तक वो झेलती है, उसके बाद से धीरे धीरे वो भी शांत होने लगती, फिर रोग इकट्ठा होने लगते हैं। तो जीवनी शक्ति का काम है या तो शरीर के रिपेयर मेंटेनेंस का काम करेगी, या भोजन को पचाने का काम करेगी। तो इसलिए जैसे ही रोगों का निकालने का प्रक्रिया करते हैं, गंदगी को बाहर निकालते हैं, तो बाहर निकालने के तरीका आपने देखा, फास्टिंग करा के, कुछ ऐसे जो उपचार हैं जो गंदगी को ही निकालने में सहयोग करते हैं, ऐसे उपचार देके शरीर के अंदर गंदगी निकलती है। जैसे ही गंदगी निकलती देखिए शरीर अपने आप हल्का हो जाती, रोग धीरे धीरे गायब हो जाते हैं। अगर वही गंदगी, टॉक्सिन्स हमारे शरीर में जब इकट्ठा हो जाती है, जबकि शरीर की एकदम सुंदर व्यवस्था है कि हमारे शरीर में जो गंदगी है वो शरीर अपने आप निरंतर बाहर निकालती रहती है। उसके कितने मार्ग हैं, 7 मार्ग, मुख्यतः 4 मार्ग बताया जाता है, उससे अलग भी 2-3 बढ़ा देंगे। वो हमेशा गंदगी को बाहर निकालती रहती है, इस पे चर्चा भी हुई होगी कैसे निकालती है। अगर किन्हीं कारणवश हमारे गलत लाइफ स्टाइल के कारण वो क्या होती है, धीरे धीरे गंदगी वहीं इकट्ठी होने लगती है। एक समय तक निकालती जीव नहीं सकती, उसके बाद से धीरे धीरे इकट्ठी होने लगती है। वही गंदगी जो शरीर में इकट्ठी होती है, अब ध्यान दीजिए रोग कहाँ से उत्पन्न होंगे, गंदगी इकट्ठी हो रही, गंदगी तो कई जगह से होती है इकट्ठी। अब जहाँ सबसे ज़्यादा इकट्ठी हुई वो आर्गन्स को, वो सिस्टम को धीरे धीरे उसको डैमेज करने लगता है। लोड पड़ा, वो फिल्टर करने में अक्षम होगा, उसका लोड पड़ते ही सामान वर्क कम होने लगा, गति उसकी धीरे धीरे कम होती चली जाएगी, फिर वह गंदगी इकट्ठा होने लगेगा। गंदगी इकट्ठा होते होते
जहाँ सबसे ज़्यादा गंदगी इकट्ठा होती है वो ऑर्गन्स को सबसे ज़्यादा कमज़ोर करता है, वही कमज़ोर होते ही उसी रोग विशेष नामकरण हो जाती है, जो रोगों का नामकरण होती है। तो इस कारण से अगर आपके किडनी में गंदगी इकट्ठी हो गई, किडनी संबंधी रोग हो गए, वही गंदगी ग्लूकोज के रूप में इकट्ठी हो गई ब्लड में, डायबिटीज हो गई, कोलेस्ट्रॉल के रूप में इकट्ठी हो गई गंदगी, वसा के रूप में गंदगी इकट्ठी हो गई, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। तो इस तरीके से नामकरण हो गया। ये प्राकृतिक चिकित्सा की भाषा के अनुसार कि हमारी प्राकृतिक चिकित्सा सभी रोग एक, कारण एक, उनकी चिकित्सा एक, अनेक नहीं एक है, सभी का एक है। इसीलिए यहाँ आराम से सबका कहा जाता, कोई बीमार ज्यादा नहीं पड़ेगा, थोड़े से परेशान होगा लेकिन बीमार नहीं पड़ेगा। इसी का अगर अगला सिद्धांत कहा जाए कि रोगों का कारण कीटाणु नहीं, ये भी एक बात है। रोगों का कारण कीटाणु नहीं, रोगों का कारण कीटाणु नहीं है, जबकि सारे इसी पे खेल है। टाइफाइड में क्या है, बैक्टीरिया वायरस ही है तो। लेकिन यहां प्राकृतिक चिकित्सा क्या करे, रोगों का कारण कीटाणु नहीं है तो क्या है, गंदगी है। जहां गंदगी इकट्ठी होगी वहीं बैक्टीरिया वायरस होंगे, सिंपल भाषा में। लेकिन हम क्या करते हैं, गंदगी को निकालेंगे नहीं, लेकिन हम बैक्टीरिया और वायरस को मारने का प्रयास करेंगे। एक कहावत है इस पे, एक कहानी छोटी सी है, सुना दें। क्या होता है, कुछ 4 परिवार एक जगह रह रहे हैं, तो उनका घर का कूड़ा कचरा जो है बाहर सामने डस्टबिन रखा हुआ है। तो डस्टबिन, अब सफाई कर्मचारी आते हैं, सफाई कर डस्टबिन सफाई करके ले जाते हैं। कुछ दिन में बीमार पड़ जाते हैं वो सफाई कर्मचारी। तो क्या होता है, वो फ़ोन करता है सफाई कर्मचारी कि हम बीमार पड़ गए हैं, कि आप लोग सफाई कर लीजिएगा या हम कूड़ा उठाने नहीं आ पाएंगे। अब हम लोग मानव जाते आलस में तो होते ही हैं, अब इतने आलसी होते हैं कि सामने भी कूड़ा पड़ा रहेगा, फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो वो कूड़ा वहीं इकट्ठा होता गया, कचरा इकट्ठा होता रहा। अब जहाँ कचरा, गैस बनने लगी, स्मेल आने लगी, चूहे आने लगे, कीड़े मकोड़े आने लगे। तो अब इनका उपाय क्या है, अब उनके दिमाग में उपाय सूझी। अब किसी ने कहा कोई स्प्रे कर दिया जाए कि बदबू खत्म हो जाएगी। चूहे आ गए, किसी ने चूहे मारने की दवा लेनी, हाँ, किसी ने इंजेक्शन लगाने की दवा ले ली। तो वो रास्ते से घूमते हुए आ रहे हैं, तो कोई प्राकृतिक चिकित्सक या मिले होंगे, तो पूछे भाई किस लिए ले जा रहे हैं। तो घर के सामने कूड़ा इकट्ठा हो गया, बदबू आ रही, कीड़े मकोड़े पैदा हो गए, तो उनको खत्म करने के लिए ले जाए। तो वही है कि कीड़े मकोड़े इकट्ठे हो गए, उनको बाहर निकाले। उपाय नहीं सोचेंगे कि तत्काल हम उपाय सोचते हैं कि जल्दी से हम ठीक कर ले जाएं। जैसे शरीर में, कहने का तात्पर्य है, जैसे शरीर में आती है गंदगी, इकट्ठी होती है, कुछ लक्षण उभरते हैं। लक्षण उभरेंगे तो क्या होता है, हम सबसे पहले सिर दर्द हो गया, उल्टी हो गई या दस्त हो गया, तो सबसे पहले क्या करेंगे, तुरंत जाएंगे दवा लेने, एक टिकिया खा लेंगे, शरीर से पसीने से बदबू आ रहे, या स्प्रे कर लिए, इंजेक्शन लगवा लिए। यही तो कर रहे हैं। जैसे वो गलती कर रहे हैं, कूड़े को हटा नहीं पा रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, कूड़े को वहीं इकट्ठा रहने दे रहे हैं। उसके मारने के लिए अनेक तरह के उपचार ढूंढ रहे, उपाय ढूंढ रहे हैं कि वो खत्म हो जाए। इसीलिए जड़ पे पहुंचा जाए, तभी वो ठीक हो सकता है। गंदगी को बाहर निकाल लिया जाए तो कीटाणु अपने आप चले जाएंगे। उसी प्रकार हमारे शरीर में गंदगी इकट्ठी रहेगी तो कीटाणु होंगे ही होंगे। गंदगी बाहर निकाल देंगे तो कीटाणु अपने आप खत्म हो जाएंगे।
एक और सिद्धांत पे, कुछ सिद्धांतों पे चर्चा करेंगे, फिर हम अपना अलग टॉपिक ले चलेंगे। एक और सिद्धांत है कि तीव्र रोग शत्रु नहीं मित्र होते हैं। तीव्र रोग शत्रु नहीं मित्र होते हैं। मित्र हैं। तीव्र रोग शत्रु नहीं मित्र हैं। अब कैसे हो सकता है? पहले तो ये समझेंगे, हमारे शरीर में दो तरह के रोग होते हैं, एक एक्यूट डिजीज, एक क्रॉनिक डिजीज। एक्यूट तीव्र रोग, क्रॉनिक जीर्ण रोग। तीव्र रोग वो होते हैं जो अचानक हमारे शरीर में आते हैं, कुछ दिन रहते हैं, फिर अपने आप चले जाते हैं। जीर्ण रोग क्या है? एक बार आ गए वो शरीर में बने रहते हैं, उसे जीर्ण रोग कहते हैं। लेकिन होने के कारण क्या है जीर्ण? तीव्र रोग शत्रु नहीं मित्र। तीव्र रोग का मतलब कि हमारे शरीर में कुछ इस तरीके से बैक्टीरिया, वायरस या गंदगी आ गई जो शरीर हमारे उसे पचा नहीं पा रहा है। तो वो क्या करता है, अगर शरीर से बाहरी बैक्टीरिया आ गई, उसे मारने के लिए शरीर अपने आप टेम्परेचर बढ़ाता है। जैसे अब फीवर होती है, अगर देखते हैं मौसम वायरल का प्रभाव चलता है, क्या करता है? फीवर होगा, वो बैक्टीरिया को मारने के लिए वो टेम्परेचर बढ़ाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, दवाई लेके उसे दबा देते हैं। जैसे ही दवाई लेके दबाएंगे तो क्या होगा, वो बैक्टीरिया वहीं रुक गई। बैक्टीरिया हो, वायरस हो, वो जो भी है सर रुक गई वहीं, और रुक के धीरे धीरे वो जीर्ण रोग में परिवर्तन होने लगते हैं। इसी प्रकार से उल्टी ले लीजिए, दस्त ले लीजिए। जो शरीर कुछ ऐसे आहार लेते हैं जो हमारे शरीर को पचा नहीं पाता है, वो क्या करता है, शरीर देखिए अपने आप चिकित्सक के रूप में काम करता है। वो शरीर के अंदर से जो भी दोष हैं उसे बाहर निकालने का प्रयास करता है, दस्त के माध्यम से, उल्टी के माध्यम से बाहर निकलने। लेकिन हम क्या करते हैं, दवाइयों के माध्यम से उसे भी दबा देते हैं। तो इसलिए जो हमारे रोग आते हैं वो क्या करते हैं, मित्र का काम करते हैं। जितने तीव्र रोग हैं वो मित्र का काम करते हैं। जीर्ण रोग हैं जो, वो क्या करते हैं, हमारे शरीर में अस्थायी निवास कर लेते हैं, और उसे निकालना भी होता तो बहुत मुश्किल होता है निकालने के लिए। लेकिन होता क्यों है, तीव्र रोग से ही होती है। तीव्र रोग को हम जब दबा देते हैं तो धीरे धीरे वो जीर्ण रोग में परिवर्तित हो जाते हैं। इसीलिए अगला सिद्धांत है, प्रकृति की स्वयं चिकित्सक है। जो प्रकृति है, देखिए प्रकृति ने कितनी सुंदर हर चीज व्यवस्था दे। गर्मी के मौसम में जल वाले फल सब्जियां, ठंड के मौसम में गर्म पैदा करने वाली, जो शरीर को उष्मा दे सके ज़्यादा से ज़्यादा, शरीर को टेम्परेचर बनाए रख सके, इस हिसाब से फल सब्जियां हैं। लेकिन हम लोग क्या किए हैं, उलट फेर कर दिए हैं, जिससे हमारे शरीर पे प्रभाव ज़्यादा पड़ने लग गया है। आहार ऐसा हो गया है कि हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह हो गया है। श्रम रह नहीं गया, आहार श्रम से ज़्यादा हो गया है। उसके बाद से आराम के नाम पे बैठे रहना 24 घंटे जी, अगर बैठने को मिल जाए तो सबसे अच्छा है, इससे बड़ा कौन काम है। तो इसलिए प्रकृति स्वयं चिकित्सक का तात्पर्य हुआ, प्रकृति जो अपने हर चिकित्सक, जैसे भी एक भी औषधि के आहार जो लेते हैं वो औषधि के रूप में ही काम करते हैं। प्रकृति में अभी इस पे आगे बात करेंगे, जो 5 तत्वों पे सिद्धांत पे बात करेंगे, जो हमारा शरीर 5 तत्वों में, तो उस पर विस्तार से बताएंगे। इतना सुंदर व्यवस्था दिया, 5 तत्वों से हमारा शरीर बनाया, उन्हीं 5 तत्वों के द्वारा ठीक भी करते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, उनको ना ठीक करने के बजाय हम दवाइयों के सहारा लेने लगते हैं। तो जैसे ही दवाइयों का सहारा लेते हैं तो फिर रोग का बढ़ना शुरू हो जाता है। अगर प्रकृति के अनुसार छोड़ दिया जाए, नेचर अपने आप शरीर को ठीक करता है। एग्जाम्पल में अगर देखेंगे, अगर हड्डी टूटती है तो क्या हड्डी के जोड़ने के लिए कुछ लगाते हैं? बस इतना ही करते हैं ना,
सपोर्ट देकर उसे बांध देते हैं कि वो अपने स्थान पर बना रहे, चिपका रहे हैं। शरीर, प्रकृति अपने आप उसे जोड़ देती है। कट जाता है, कटने के लिए कोई हम जोड़ते हैं क्या? खाली बैंडेज या पट्टी बांध दें कि ऊपर से बैक्टीरिया वायरस हावी ना हो पाए, इन्फेक्शन ना फैल पाए, लेकिन शरीर अपने आप ठीक कर लेता है। तो इसलिए प्रकृति स्वयं चिकित्सक के रूप में बताया गया है। जो हमारा प्रकृति है स्वयं चिकित्सक है। ठीक, बाकी और सिद्धांत है, 10 सिद्धांत हैं, उस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे। जो मोटा मोटी बात थी उस पर हमने रख दिया। अब बात रखेंगे जो जैसे हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, ऐसे आयुर्वेद भी कहता है हमारा शरीर है ये किससे बना है? 5 तत्वों के माध्यम से बना है। इन्हीं 5 तत्वों के माध्यम से रिपेयर और मेंटेनेंस किया जा सकता है। रामचरितमानस में भी कहा गया है 5 तत्वों का, आयुर्वेद में भी 5 तत्वों का वर्णन किया गया है। वो 5 तत्व कौन कौन से हैं? लास्ट में उसी 5 तत्वों में शरीर चला जाता है। ये भी है। क्या रह जाता है? शरीर का, जो हम शरीर के लिए इतना करते हैं, शरीर के एकदम बाहर ना निकले, हमारा शरीर काला ना हो जाए, शरीर पे कोई दाग ना रहे, शरीर ठीक ठाक रहे, इसके लिए बहुत करते हैं, बहुत उपाय करते हैं, लेकिन इतना उपाय नहीं करते हैं हमारा शरीर जैसा है वैसे निरोग बना रहे। इस पे किसी का ध्यान नहीं जाता है। ध्यान सिर्फ जाता है बाल पे, खाल पे, 2 चीजों पे ज्यादा ध्यान जाता है। लेकिन शरीर पे जो जिस चीज से बना है उससे उस पे ध्यान हमारा जाता ही नहीं है। जबकि ऐसा ये है जिससे बना उसी से रिपेयर मेंटेनेंस होगी। जैसे अगर गाड़ी चलाते हैं, रास्ते में पंचर हो जाती है, टायर में क्या करते हैं? पंचर लगाते हैं। पंचर लगाते हैं तो वो जो ऊपर से टिक्की लगाते हैं वो किस चीज़ की होती है? रबड़ की होती है। टायर भी रबड़, ट्यूब भी रबड़ की बनी होती है। तो इसलिए रबड़ से ही मरम्मत उसका कर रहा है। लोहे से मरम्मत करने जान तो रुकेगी? लकड़ी से मरम्मत हो सकती है, प्लास्टिक से कर सकते हो उस पर। इसी प्रकार हमारा शरीर ही 5 तत्वों से मिलकर बना है, 5 तत्वों के द्वारा ही ठीक किया जा सकता है। तो 5 तत्व कौन कौन से हैं? आकाश, वायु, जल, अग्नि और पृथ्वी। अब बताइए ये 5 तत्व हैं, अगर इस 5 तत्वों को कैसे बैलेंस बनाया जाए। अब देखिए, अब यहाँ आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा की भाषा में समझने का प्रयास। आयुर्वेद भी इस बात को कहती है कि हमारे शरीर में 5 तत्वों में किसी का बढ़ जाना, किसी का कम हो जाना ही रोगों का कारण है। यही रोग पैदा करते हैं। शरीर में पृथ्वी तत्व का बढ़ जाना, जल तत्व का बढ़ जाना, किडनी संबंधी रोग हो गए, मोटापा आ गया, थायराइड आ गए, सारी डायबिटीज आने लग जाएंगे। अग्नि तत्व कम हो गया, एसिडिटी बनेंगे, अर्थराइटिस शुरू हो गए। अग्नि तत्व का मतलब पाचन कमजोर हो गया। वायु तत्व की कमी हुई, श्वास संबंधी रोग शुरू हो गए। इन्हीं को हमें बैलेंस बनाना है, न कि दवाइयों के सहारे। आयुर्वेद भी जो दवा दी जाती है, पहले का आयुर्वेद, अब तो आयुर्वेद मेडिसिन हो गई है, जैसे एलोपैथी हो गई है वैसे मेडिसिन। हम सिर्फ दवा खाने के विश्वास करते हैं, दवा खा ले जल्दी से ठीक हो जाए, इसी पे हम सबका विश्वास बना हुआ है। जबकि दवा से ठीक नहीं होगी, इसके 3 हैं। एक तो उचित आहार, उचित विश्राम, उचित व्यायाम।
व्यायाम या यहां तो हम कहेंगे श्रम। अगर इनको बैलेंस बनाना है तो हमें क्या होगा, उचित आहार हो, उचित विश्राम हो, उचित व्यायाम या श्रम हो। श्रम सबसे ज्यादा, श्रम बहुत जरूरी है अगर शरीर को स्वस्थ रखना है। आहार देखिए, अब यहां भी आयुर्वेद की भाषा में कहा जाए तो वो जो आहार हमारे लिए उपयोगी है आपके लिए विष का कारण है, हमारे लिए औषधि है आपके लिए विषधारी है। सबके लिए आहार कॉमन नहीं हो सकती है। हम लोग सोचते हैं सब आहार एक जैसे है, सबकी प्रवृत्ति अलग अलग है, प्रवृत्ति के अनुसार सबका आहार अलग अलग है। अब देखिए यहां डॉक्टर गौरव जी ने बताया होगा, किसी को कच्चा खाना बिल्कुल मना कर दिए होंगे, किसी को कच्चा खाने के लिए बोल दिए होंगे, किसी को दोनों बनाने के, कच्चा भी खा सकते हैं, आग का पका भी खा सकते हैं। क्या है वो, सिर्फ शरीर की तासीर देख के, तासीर का मतलब ये हमारे शरीर में जो ये 5 तत्वों का है इसका बैलेंस, ये 5 तत्वों के माध्यम से ही वात पित्त कफ का है, यानी हमारा वात बड़ा है, कफ बड़ा है, पित्त बड़ा है, ये 5 तत्वों के द्वारा ही पता चलता है। इस पे शायद डॉक्टर गौरव जी ने काफी बात रखी हुई, रखी कि नहीं, दोष पे त्रिदोष पे। तो वही 5 तत्वों के माध्यम से ही बना हुआ, और उन्हीं को बैलेंस करने के लिए हमारे ये 3 चीजें हैं। ये शरीर के लिए 3 स्तंभ माना गया है। पहले अगर आयुर्वेद के अनुसार देखा जाए तो इसमें ब्रह्मचर्य और जोड़ा गया है। आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, ये 3 स्तंभ हैं। वो 3 स्तंभ हैं हमारे 5 तत्वों को बैलेंस करने के लिए। ठीक, अब देखेंगे हमारे 5 तत्वों को कैसे बैलेंस किया जाएगा, इसकी उपयोगिता क्या है और इसे कैसे बैलेंस किया जाए। अब आकाश तत्व का मतलब क्या होते हैं, आकाश में स्पेस, खाली जगह, खाली जगह तो हम लोग हैं, खाली जगह है तो बिल्डिंग है। उसी प्रकार शरीर में जितने भी खाली जगह है, शरीर के खाली जगह है तो शरीर की संरचना है, नहीं तो शरीर का संरचना नहीं हो सकती। इसलिए खाली जगह होना जरूरी है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, गंदगी से भरते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं। कुछ गाँव में भी गंदगी भर रखे हैं, इतना पसीना निकलने नहीं देते। थोड़ी सी गर्मी आई, एसी चला के बैठेंगे, कूलर के पास बैठेंगे, श्रम का अभाव हो गया है, तो कहाँ से निकलेगी पसीने, तो उसमें भी गंदगी इकट्ठा होती रहेगी। तो इसलिए अगर इसको पूर्ति करने चलेंगे तो इसको कैसे पूर्ति करेंगे, आकाश तत्व को पूर्ति करना है तो इसका सबसे सरल तरीका है उपवास। देखिए यहां उपवास करते ही हैं। अब देखिए उपवास, आयुर्वेद कहता है अगर कोई पैथी काम ना करता हो उपवास कीजिए, लंघनम परम औषधि, लंघन परम औषधि है, इसके समान कुछ नहीं है। जब भी कोई पैथी काम ना करता हो, चारों तरफ से निराशा हो जाए तो उस समय उपवास कर लीजिए, उपवास से सारी बीमारियां कटती हैं। आज जी सुबह ही चर्चा कर रहे थे श्रद्धेय एस डी शर्मा जी का, उन्हीं का ये फार्मूला है, उन्हीं के सिद्धांत पे हम लोग काम करते हैं, उन्हीं का दिशा मार्गदर्शन में बिजनौर में चला। तो क्या है उपवास, उपवास से सारी बीमारियों को खत्म करने का विधान है। हमारे भारत में कुछ कम हो गई, विदेशों में इसकी महत्वता बढ़ती चली गई। एक किताब है उपवास के लाभ, एक उपवास की चिकित्सा, उपवास चिकित्सा विधि, ये दोनों किताब पढ़ने लायक हैं, तब पता चलेगा उपवास से क्या क्या लाभ होते हैं। तो इसलिए इसे उपवास, अब उपवास, आप एक उपवास ये है, ये चिकित्सा की दृष्टि से उपवास है। आपको धीरे धीरे भोजन से कम करते हुए फल पिलाते हैं, फल से जूस, जूस के बाद से पानी, पानी के बाद से फिर धीरे धीरे वापस। अब देखिए उपवास को समझना पड़ेगा। उपवास को हम लोग कुछ कहते हैं भूखा मारना होता है, भूखा मारना नहीं। उपवास का मतलब हुआ भूख लगने बंद होने से लेकर वास्तविक भूख लगने तक की जो बीच की प्रक्रिया है उसका नाम है उपवास।
उपधन वास, यानी उप माने समीप, वास माने बैठना, शरीर के समीप बैठना, अपने इंद्रियों के समीप बैठना, पंच तत्वों के समीप बैठना। तो इसलिए उपवास बहुत जरूरी है। देखिए हमारे ये भी नहीं है, हमारे ऋषि मुनियों ने काफी इस पे रिसर्च भी किया और उसका देन भी दिया। साल में 2 नवरात्रि का व्रत रखते ही हैं, उसके अलावा और व्रत के नाम पे आस्था से जोड़ दिया गया कि लोग इससे जुड़े रहेंगे, कुछ भाव बनेगा। लेकिन जो उपवास जोड़ा गया है वो आपके शरीर शोधन के काल के लिए, यानी शरीर का 6 महीने, हर 6 महीने में 10 दिन का अगर उपवास कर लें तो हमारे 6 महीने के लिए रिचार्ज हो जाता। जैसे बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो क्या करते हैं, चार्जिंग पे लगा देते, फिर से चार्ज हो जाती है। उसी प्रकार से उपवास जो ये बनाया गया ये शरीर को चार्ज करने के लिए। अब देखिए ये उपवास कब कराते हैं, 2 ऋतुओं का जो संधि काल होता है उस दौरान रखा गया। वैसे 4 नवरात्रि का उपवास रख सकते हैं साल में, लेकिन 2 विशेष माना गया है। तो उस पर ये भी विधि हो सकती है, आराम से धीरे धीरे पानी पे रह सकते हैं 9 दिन, फल पे रह सकते हैं, जूस पे रह सकते हैं, दूध पे रह सकते हैं, मट्ठे पे रह सकते हैं, जो जिस पे शरीर पचा सके उस पे रह सकते हैं। लेकिन उपवास करते समय हमारा पूर्ण मनोयोग होना चाहिए, पूर्ण समर्पण हो, पूर्ण आस्था हो इस उपवास के प्रति, तब तो हम कर सकते हैं। अधूरे मन से उपवास सफल नहीं होता है। अब यही हर कैंप में हमारे यहाँ आते हैं, कुछ लोगों को ज़्यादा लाभ हो जाते हैं, कुछ लोगों को कम लाभ होते हैं, कुछ लोगों के ना के बराबर लाभ होते हैं, कुछ लोगों को लाभ होते ही नहीं। तो कहाँ जुड़ा है, उसका जुड़ाव जो है, शरीर का जुड़ाव जो मन से है ना, मन विचलित रहती है, हम दुखी रहते हैं, हाय रे मरा रे कहाँ है, आगे फंस गए हम, उपवास के हमें खाने को चाहिए, ये सारी चीज़ें जहाँ जुड़ाव रहता है वहीं क्या होता है, उस तरीके से शरीर हार्मोन छोड़ता है, फिर वहीं के वहीं रह जाते हैं। अगर हमारा समर्पण है, हम ठीक होने आए हैं, तो उनका 10 दिन में ही काफ़ी लाभ मिल जाते हैं। तो इसलिए उपवास, अब देखिए एक उपवास है कई तरीके से। एक ऐसा उपवास है घर पे भी किया जा सकता है, सालों साल किया जा सकता है, जब तक शरीर है तब तक किया जा सकता है। आराम से खाते पीते उपवास कैसे करते हैं, उसका नाम है इंटरमीडिएट फास्टिंग। 16 घंटे उपवास, 18 घंटे उपवास। उसमें क्या करना है, शाम को आप जितना जल्दी 5 बजे 6 बजे भोजन ले लें, हल्का सुपाच, फिर अगले दिन सुबह 8 बजे एक जूस ले लें, 10 बजे के आसपास, 9-10 बजे के आसपास फल ले लें, फिर 12-1 बजे के आसपास, 12 से 1 बजे के आसपास आप अच्छे से भोजन लीजिए, फिर शाम को 5-6 बजे भोजन। इस तरीके से विधि से आप आराम से कर सकते हैं हमेशा, बारों मन। इसका क्या सिद्धांत क्या है, जैसे ही शरीर, हम शाम को भोजन करते हैं, मान लीजिए 5-6 बजे भोजन ले लिया, 3 घंटे में भोजन का पाचन हो गया, बाकी 3 बजे से लेके अगले दिन 8 बजे तक का बीच का जो काल बचता है, वो शरीर जो जीवनी शक्ति है शरीर के अंदर हीलिंग का काम करने लगती है। और जैसे ही हीलिंग का काम करेगी तो अब हमारे शरीर के अंदर छोटी मोटी बीमारी अपने आप बाहर निकलने लगती है। पीसीओडी, थायराइड, बीपी, शुगर, ये जो बाल झड़ रहे हैं, अर्थराइटिस, ये सारे धीरे धीरे अपने आप ठीक होने लगते हैं। कारण वही है, गंदगी बाहर निकलेगी, बीमारियां धीरे धीरे ठीक होने लगेंगे। लेकिन अब ये नहीं एक दिन करे, दोपहर में खूब है खाने में हैवी ले लेंगे तो फिर वो कुछ नहीं। एक सिस्टम है, शरीर जितना मांगता है, भूख से कम भोजन लें। कहा गया है भूख से आधा भोजन लेना चाहिए, हम क्या करते हैं भूख से ज्यादा भोजन लेने लगते हैं। तो ये है, इस तरीके से उपवास करते हैं। उपवास के लाभ, उपवास के फायदे काफी बता दिया गया है, इस पे ज्यादा हम चर्चा नहीं करेंगे। अगला है वायु तत्व। वायु क्या है, जो हमारे शरीर के लिए जरूरी है कि नहीं। सांस लेने अगर वायु तत्व ना रहे तो क्या होगी। अभी कोरोना काल का एग्जाम्पल देख लीजिए, ज्यादा दूर नहीं जाना, अभी 1-2 साल का अंदर कैसे ऑक्सीजन के लिए, सिलेंडर के लिए कितनी महामारी हो गई थी।
अगर हम पहले से वायु तत्व को ठीक ठाक लेते रहे तो क्या ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं ना पड़ेगी। तो इसके लेने की विधि क्या है, इसको कैसे पूर्ति किया जा सकता है? जो वायु आती है हमारे शरीर में, ऑक्सीजन जाती है तो क्या करते हैं, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालती है, दूसरी ऑक्सीजन जो शरीर में जाती है ग्लूकोज का ऊर्जा में कन्वर्ट होता है और ब्लड का फिल्टर करता है, यही काम है उसका। तो इसे कैसे पूर्ति करेंगे? दीर्घ श्वास प्रश्वास। अगर इसको पूर्ति करने जाएंगे तो दीर्घ श्वास प्रश्वास। अब ये समझेंगे दीर्घ श्वास प्रश्वास है क्या। सांस लेना छोड़ना इतना ही दीर्घ श्वास नहीं है। जब भी आपको बताया गया होगा, जब भी आसन प्राणायाम कराते हैं तो क्या करते हैं, लंबी गहरी सांस लीजिए, धीरे धीरे सांस को बाहर निकालिए। हम क्या कर दिए हैं, सांस लेना ही भूल गए, फेफड़े तक भी पूरे सांस नहीं ले पाते हैं। यहीं से लेंगे आधा फेफड़े तक, बाहर निकालेंगे, लेंगे बाहर निकालेंगे, लेंगे बाहर निकालेंगे, यही चल रहा है। और सांस लेने के, जब सांस लेते हैं तो पेट को पचकाते हैं, सांस बाहर निकालते हैं तो पेट को फुलाते हैं। अधिकतर लोग ऐसा होगा, लेने का तरीका ही उल्टा कर रखे हैं तो क्या होगा। जबकि जो सिद्धांत है, अगर ब्लैडर में हवा भरा जाएगा तो क्या वो पचकेगा, फूलेगा ना। उसी प्रकार से अगर हम लंबी गहरी सांस नाभि तक लेते हैं तो पेट हमारा फूलता है, चेस्ट भी फूलते हैं, फैलाव होती है। जब सांस बाहर निकालते हैं तो सिकुड़ाव होती है। तो फैलाव सिकुड़ाव होने से हमारे ऑर्गन्स जो है वो भी एक्टिव रहते हैं, और वो कम हो जाता तो देखिए, थोड़े से चढ़ा दीजिए सीढ़ी पे, 2-4 राउंड चढ़ा दीजिए, सबकी सांस फूलने लगती है। ऑक्सीजन चाहिए, चढ़ने उतरने के लिए शरीर को ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन मिल नहीं पाती, इसलिए शरीर ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन लेना चाहती है तो सांस फूलने लगती है। जब शरीर की सब बहुत सुंदर व्यवस्था है, शरीर जिस चीज की जरूरत होती है वो शरीर अपने आप मांगता है, लेकिन हम पहचान नहीं पाते हैं। अगर हम पहचाने लग जाए तो हम बीमार पड़े ही ना। तो इसलिए इस सब चीजों को अगर लेना है तो आपको दीर्घ श्वास प्रश्वास लेना बहुत जरूरी है। अब देखिए, जिसकी जितनी लंबी गहरी सांस है उसकी आयु उतनी लंबी है। जैसे कम श्वास बढ़ती जा रही है, गति बढ़ती जा रही है, आयु कम होती जा रही है। कुत्ते की आयु कितनी है, 12 से 14 साल। खरगोश की आयु, उसका और उससे कम आयु मतलब क्या है, वो खरगोश कितना जल्दी जल्दी सांस लेता है। कछुए की आयु कितने माने जाते हैं, 1 साल। कछुए की आयु हजारों साल तक पहुंच जाते हैं। क्योंकि उनकी वो लेने की प्रक्रिया बहुत लंबी है, बहुत धीरे धीरे। उनका ऐसा मानना है कि 1 मिनट में 8 से 10 बार सांस लेते हैं कछुए का, कुछ लोग 10-12 बार बताते हैं। आदमी का जो सांस लेने का सही विधि है, 1 मिनट में 14 से 18 बार, इससे ज्यादा सांस लेने की जरूरत। 1 मिनट में हम कितने बार लेते हैं, 20 बार। 20 से तो पार कर ही जाते हैं 1 मिनट में, कभी कभी 30-35 तक पहुंच जाते हैं। तो इसलिए सांस को लंबी गहरी लीजिए, लंबी गहरी छोड़िए, अगर वायु तत्व को पूर्ति करना है तो। अगला है जल तत्व। ये कैसे पूर्ति होगी, जल तत्व का काम क्या है। जो हमारा जल तत्व है इसका काम क्या है। अगर जल तत्व की कमी हो जाए तो ब्लड कैसे होता है, गाढ़ा हो जाता है ना। तरल पदार्थ है जल तत्व, मतलब तरल पदार्थ। अगर जल कम हो जाती है तो क्या हो जाता है, डिहाइड्रेशन, सलाइन चढ़ने लगती है।
आजकल तो वो कम भी हो या ना हो, सलाइन तो बहुत जल्दी चढ़ जाती है। आप थोड़े से बुखार हो जाइए, कह दीजिए हमें बुखार है, टेम्परेचर बढ़ते हुए ले जाकर सलाइन चढ़ाने लग रहे हैं। क्या कारण है? धंधा बन गया है। ये नहीं करते हैं कि वो भी काम जहां जरूरी है वहां चढ़ाएं, लेकिन हम लाभ ज्यादा कमाने के चक्कर में ना, कोई भी जो डॉक्टर पद पे है, जो ज्यादा कमाने के चक्कर में वो सबसे ज्यादा सलाइन चढ़ाने लग जा रहे हैं। जबकि जल तत्व की पूर्ति बहुत बढ़िया से हो सकती है और सुंदर व्यवस्था भी बना कर रखे प्रकृति ने। इसको अगर पूर्ति करने जाएंगे तो कैसे होगी? जितनी हरी सब्जियां हैं, रसीले फल हैं, हरी सब्जियां, रसीले फल, ये आपको जल तत्व की पूर्ति करती है। देखिए गर्मी के मौसम में कौन कौन से फल आते हैं? तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, आम, ये जल तत्व प्रधान है। गर्मी के मौसम में ये आते हैं, ठंडी के मौसम में कुछ और आने लगते हैं। सेब है, अमरूद आ गया आपका, ठोस वाली चीजें, यानी जो शरीर को गर्मी पैदा कर रखे, शरीर को ठंडक से बचाए रखे, इस तरीके से आहार आते हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? इसको भी जला देते हैं। जल तत्व तो गायब ही कर देते हैं। पानी के भरोसे जीना चाहते हैं तो पानी के भरोसे जीना मुश्किल हो जाएगा, आने वाले समय में और भारी होने वाला है। देखिए जल कितना प्रदूषण होता जा रहा है, और उसके बाद से आरओ लगा रहे हैं, आरओ लगा के भी कामयाबी नहीं मिल पाएगी। इसलिए जितनी हरी सब्जियां हैं, फल हैं, जितने घर पे ताजा अगर पैदावार कर ले तो कर लें, नहीं तो बाजार वाली तो वही है। उसका भी विकल्प है, आप ले आइए, 2 घंटे पहले पानी में डाल दीजिए जितनी सब्जियां आ रही हैं। पानी का बहुत, जल तत्व का एक काम और है, जल का घोलक का काम करता है, विष को घोल लेता, अपने तरफ खींच लेता है। हम लोग कोरोना काल में सब लोग सब्जियां मना कर दिए, लेकिन हम लोग कोरोना काल में सब्जियां सस्ती थी, कच्चे सब्जियां खाएं। 3 महीने कच्चे कच्चे पे रहे, पूरा सुबह से शाम तक पूरा कच्चा रहे। सुबह कच्चा, दोपहर में कच्चे, शाम को कच्चे, टेस्टी बना के। तो वही किए, सारे को ले आकर हम लोग 2 घंटे 3 घंटे पहले पानी भिगो देते थे, उसको निकाल के कपड़े से पोंछ के रख देते थे। क्योंकि कहाँ बाजार, या तो अपनी खेती करे या बाजार से लेना होगा, तो कुछ ना कुछ विकल्प करना होगा। बाजार में कितने केमिकल, पेस्टिसाइड क्या क्या डाल रहे हैं, वो सारे भरोसा नहीं। तो इसलिए सब्जियां ओरिजिनल फार्म में लें, पानी वाली चीजें हैं, पानी को उससे ज़्यादा जलाए ना, ज़्यादा तले भुने नहीं, जैसे है वैसे लेने का प्रयास करें तो सबसे अच्छा रहे। जैसे ही जल तत्व पूर्ति होगी तो हमारे शरीर का जो कोलेस्ट्रॉल है वो सारा नॉर्मल होने लगता है। अब देख लीजिए एग्जाम्पल, यहाँ आपको जैसे लिक्विड वाली चीज़ें दी गई, जूस दिया गया, शुगर की, बीपी की दवाई बंद हो गई होगी ना, शरीर हल्का होने लगा होगा। जिनका हाइपर एसिडिटी होगी उन्हीं की एसिड थोड़ा सा जी मिचलाना, उल्टी होने की चांस है, खट्टी खट्टी दिगार आने शुरू हुई है, बाकी सबका नॉर्मल हो गया होगा। काम क्या किया है? जो हरी सब्जियां हैं, फल हैं, ये एल्कलाइन है, क्षारी है। हमारे शरीर के लिए क्षारी बहुत जरूरी है। जितना क्षारी होगा उतना ही उपयोगी है। ऐसा कहा जाता है, 2 मत है। कुछ लोग मानते हैं कि 80-20 का है, यानी 80% क्षारी है, 20% अम्लीय है। कुछ लोग मानते हैं 70% क्षारी है और 30% अम्लीय है। तो इसलिए हमारे शरीर में क्षारी सबसे ज़्यादा है, तो जाना क्या चाहिए? क्षारी सबसे ज़्यादा, अम्ली कम। लेकिन हम उल्टा कर रखे हैं, क्षारी कम लेते हैं, अम्ली सबसे ज़्यादा लेते हैं। तो बताइए बीमार पड़ेंगे कि नहीं? अम्ली लेंगे तो वो टॉक्सिन रुकेगी शरीर में। क्षारी लेंगे, क्षारी का काम करता है, शरीर का शोधन का काम करता है। क्षारी शोधन का काम करता है, अम्ली शरीर में इकट्ठा करने का काम करता है। तो इसलिए जैसे ही हरी सब्जियां, फल लेते हैं तो शरीर के अपने आप दोष बाहर निकलने लगते हैं। अगला है अग्नि तत्व। अब ये किससे पूर्ति होगी? एक समस्या तो यहां बनी गई है।
अग्नि तत्व, अग्नि तत्व। हमारे शरीर में 14 अग्नियां हैं, 13 तीक्ष्णाग्नि है, 1 जठराग्नि है। बताइए इसको कैसे पूर्ति किया जा सकता है? अग्नि का काम क्या है? शरीर में जो अग्नि तत्व है उसका काम क्या है? क्या? खाने को पचाना और टेम्परेचर मेंटेन करना। हमारे शरीर में सूर्य अग्नि तत्व का काम जो मुख्यतः है वो जो शरीर का तापमान है उसको बैलेंस बनाए रखने का काम करना। गर्मी के मौसम में शरीर का टेम्परेचर कैसा रहता है? ठंडा रहता है। ठंडी के मौसम में शरीर का टेम्परेचर कैसा रहता है? गर्म रहता है ना, कि शरीर को उष्मा की ज़्यादा जरूरत है, बाहरी वातावरण ठंडक से हमारा शरीर बचा रहे, तो इसलिए शरीर गर्म रहता है। गर्मी के मौसम में बाहर की गर्मी है, शरीर का टेम्परेचर ठंडा कर लेता है कि बाहर का असर उतना न पड़ पाए शरीर पर। तो इसलिए बहुत जरूरी है शरीर के अंदर अग्नि तत्व का होना। अगर अग्नि तत्व कम हो जाती है तो क्या हो जाती है? बीमारियां शुरू हो जाती है। तो इसलिए इसको अगर पूर्ति करने जाएंगे तो 2 चीज, एक तो देखिए पेड़ से पके हुए फल, ये नहीं जो केमिकल से पकाए हुए जाते फल नहीं, पेड़ से पके हुए फल हो, जो सूर्य से तापित होकर पका हुआ फल, वो पूर्ति करेगा अग्नि तत्व को। और ये आपका सूर्य, क्या हम दोनों पे निर्भर है इस समय? है दोनों पे निर्भर? नहीं ना। बाहर निकलते हैं धूप ना लगे, चेहरा काला ना पड़ जाए, चेहरे पे दाग ना आ जाए, इतना बांध के निकलते पूरे हाथ सारे। जितना हम बांध के निकलेंगे, जितना सूर्य से दूर रहेंगे, उतनी बीमारियां आएंगी। देखिए आपका आजकल स्किन के रोग सबसे ज्यादा होने लग गए। शहर में देख रहे हैं, कानपुर जैसे शहर में हम निकले ना, वहां देखिए जितने हमारे पास पेशेंट आए थे सब स्किन से संबंधित रोग आए थे। और वो कौन से थे? जो सूर्य से एकदम बचे रहते हैं। अब एग्जाम्पल में देखिए, कोई एक तो सूर्य के सामने कोई पौधा रख दीजिए, एक सूर्य से वंचित रख के छाया में देखिए कौन सा सबसे ज्यादा अच्छा चलेगा? सूर्य के प्रकाश में रहे। एक आदमी को जो बाहर आने जाने दीजिए, एक घर में बैठा के रखिए, दोनों में देखिए कितना अंतर पड़ेगा। शरीर जो अंदर बैठा रहेगा शरीर पीला हो जाएगा, अब बाहर वाला स्वस्थ रहेगा, निरोग रहेगा। कारण क्या? सूर्य का संपर्क होना चाहिए। एक कारण और है, सूर्य जब मिलती है तो हमें शरीर के लिए विटामिन डी होना बहुत जरूरी है। विटामिन डी का काम क्या है? कैल्शियम का पाचन। अगर विटामिन डी नहीं रहेगा तो कैल्शियम का पाचन होगा? नहीं होगा, फिर हड्डियां कमजोर होंगी होंगी, हड्डियां टेढ़ी होंगी। तो इसलिए विटामिन डी का होना भी बहुत जरूरी है। आजकल अधिकतर टेस्ट कराए तो विटामिन डी कमी निकलते हैं, विटामिन डी, विटामिन B12, तो क्या लेते हैं फिर हम? आर्टिफिशियल विटामिन डी लेना शुरू कर देते हैं, जबकि नेचुरल है, प्रकृति ने बना के दिया। विटामिन डी की कमी है तो ये लीजिए, लेकिन हम नहीं ले पाते हैं। तो इसलिए सूर्य के संपर्क में रहना बहुत जरूरी। तो सूर्य के संपर्क में रहने का सूर्य स्नान एक चिकित्सा में आई है, प्राकृतिक चिकित्सा में सूर्य स्नान। विधि उसका क्या है? जब भी सूर्य धूप में बैठेंगे तो सिर पे कोई ठंडा तौलिया रखे, यानी सिर हमारा गर्म नहीं होना चाहिए। एक कहावत है, पैर गरम पेट नरम सिर ठंडा, वैद्य हकीम आए तो मारो डंडा। हाँ, कोई भी गर्म उपचार जब देते हैं, देखते होंगे गर्म उपचार में हम सिर पे तौलिया रखते हैं, उस पर पानी का सतह है, क्योंकि जैसे ही पैर गर्म उपचार देते हैं फ्लो ऊपर की तरफ भागता है, कि शरीर हमारा सिर का टेम्परेचर गर्म ना हो, इसके लिए वो ठंडा रखते हैं। जैसे ऊपर ठंडा रखेंगे तो ऊपर से ठंडक का नीचे और नीचे से ऊपर का ब्लड का सर्कुलेशन बहुत तेजी से बढ़ता है। देखते होंगे गर्म पैर स्नान में क्या होता है? बीपी बहुत तेजी से नीचे, क्या जैसे ही ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है फिर हार्ट अपने आप काम करने लगते हैं, फिर बीपी धीरे धीरे नॉर्मल हो जाते हैं। तो इसलिए सूर्य के जब भी बैठे कम से कम कपड़े, अगर प्राइवेसी है तो बिना कपड़े के रहें, आराम से लेके सरसों का तेल, तिल का तेल जो भी हो लेके खूब मालिश करें धूप में बैठ के 15-20 मिनट, और उसके बाद से आराम से आए, अपना
नहाना धोना काम जो भी करना है आराम से की। तो इसका लेने का सही विधि समय जो बताया गया है, यानी सूर्य निकलने से लेकर इस समय ठंड के मौसम में करीबन 9 बजे तक का सबसे अच्छा माना गया। 9 बजे 10 बजे तक का, 9 बजे तक सबसे अच्छा, उसके बाद से थोड़ी गर्म से ज़्यादा में। और शाम को सूर्य डूबने से 3 घंटे पहले तक का आराम से लीजिए, डेली लीजिए, पर डे लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके साथ जो फल, पेड़ से पका हुआ फल, ये आपके अग्नि तत्व को पूर्ति करता है। अगला है पृथ्वी तत्व। बताइए पृथ्वी तत्व में क्या है? जितना अनाज है, दालें हैं, मेवे हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, ये सब किस में आ गया? पृथ्वी तत्व में। अनाज, दालें, मेवे, ये आपके पृथ्वी तत्व में आए। अब बताइए सबसे ज्यादा क्या लेते हैं, सबसे कम क्या लेते हैं? हम लोग सबसे ज्यादा इसी पर निर्भर हैं, पृथ्वी तत्व पर निर्भर हैं। अब बताइए पृथ्वी तत्व ज्यादा लेंगे तो शरीर फैलेगा कि नहीं फैलेगा? मोटापा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? रोग आएंगे कि नहीं आएंगे? जबकि नेचर का जो सही विधि है, सबसे ज्यादा जरूरी है आकाश तत्व की, सबसे ज्यादा जरूरी है आकाश तत्व की, लेकिन सबसे कम कर दिए। हर 2 घंटे पे, हर 1-1 घंटे पे कुछ ना कुछ खाते ही रहते हैं। अभी एक का पाचन नहीं होगा, दूसरा खा लेंगे, दूसरे का पाचन नहीं हुआ, तीसरा खा लेंगे, तीसरे का पाचन नहीं है, चौथा खा लेंगे। अब जब खाते जाएंगे तो हमारा पाचन नहीं होगा तो क्या होगा? सड़ेगा ही सड़ेगा, सड़ेगा, कब्ज होंगे, एसिडिटी बनेंगे, गैस बनेगी। यही तो शुरुआत होती है बीमारियों की। ऐसा कहा जाता है जो बीमारियों का जड़ है, बीमारी का जो जड़ है क्या है? 2 है। बीमारी का एक जड़ है, लीजिए, और एक बीमारी का बीज है। जड़ क्या है, बीज क्या है? जो रूट है, पेट है ना, पाचन। अब देखिए यहां हम क्या करते हैं, अब ये पेड़ का पौधा है, टहनी निकली है, इसको क्या करते हैं? यहां से काट देंगे, यहां से काट देंगे, यहां से काट देंगे, यहां से काट देंगे। अब बहुत करते हैं कुछ लोग, यहां से काट देते हैं। ये हमारा जड़ नीचे फैला है, तो क्या होगा? नए कल्ले आएंगे ही आएंगे, पौधा फिर तैयार होगा। तो हम बार बार टहनी काटेंगे तो क्या होगा? बीमारी वो बना रहेगा। वही हम सब लोग करते ही हैं। हम क्या करते हैं, जब बीमारी होती है तो हम जड़ तक नहीं पहुंचते हैं, टहनी काटने लगते हैं। सबका ही है, सबसे पहले टहनी पे है। जबकि अगर हम जड़ को उठा दें तो वो खत्म हो। और जड़ से पहले ये भी ध्यान देना होगा, हमें बीज ही खत्म कर दे, बीज ना रहेगी, बीज ना होगा। ऐसे कहा था, ना रहेगी बांस ना बाजेगी बांसुरी। बीजे ना रहे तो बीमारी कहाँ से होगी, पौधा कहाँ से तैयार होगा? तो इसलिए मन हमारा है, जो जीवन विद्या का शिविर चलता है तो मन पे तो ज्यादा चर्चा होती है। और क्या, जीवन है, जीवन पे है, शरीर पे है व्यवस्था। अगर हमारा जीवन ही ठीक ठाक चलता रहे तो कोई बीमारी नहीं है। मन देखिए, अगर मन में जिस तरीके से भाव विचार लाएंगे, हम क्या करते हैं, आवेश में रहते हैं, खाना खाते हैं, आवेश में रहते हैं, खाना खाते हैं, खाने का पाचन नहीं होता है। खाना का पाचन कब होगा? जब पूर्ण शांत मन से भोजन करेंगे, तब एंजाइम्स निकलते हैं, वो एंजाइम्स पचाने के लिए। और दूसरा क्या है कि खाना खाते ही रहते हैं, जब आवेश में होते हैं ना, खाना ज़्यादा खा लेते हैं, ध्यान हमारा कहीं और रहता है, शरीर पे नहीं रहता है। हम खा लेते हैं, ओवर ईटिंग कर जाते हैं। ओवर ईटिंग करने का कारण होता है कब्ज, गैस, एसिडिटी, बहुत सारे कारण हैं ओवर ईटिंग के। जबकि हमें ये जरूरत भी नहीं। एक तरीके से कहा देना, ये बहुत नाम के, जब श्रम जो ज्यादा करते हैं उनके लिए जरूरत है,
जो श्रम कम करते हैं उनके लिए बस ये 4 चीज़ें ज़्यादा जरूरी, बस और किसी चीज़ें लेने की जरूरत नहीं है। ये उनके लिए है जो श्रम करते हैं, जो शरीर को पहलवान बनाना चाहते हैं, शरीर को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, उनके लिए। बाकी शरीर को स्वस्थ रखना है तो ये 4 चीज़ें पर्याप्त हैं। अब देख लीजिए, एक समय ऐसा आता, आप लोग तभी 10 दिन में जब लंबे फास्टिंग पे किसी सुनेंगे, एक ऐसा समय आता भूख लगना बंद हो जाती है, न पानी भी नहीं पीते, बस थोड़े थोड़े दिन भर में 1 लीटर पानी पी ले वही पर्याप्त है उनके लिए। प्यास भी खत्म हो जाती है, रह जाते हैं लंबे, कोई दिक्कत नहीं। और जब बीमारी खत्म होती है तब धीरे धीरे भूख लगनी शुरू होती है। इसमें कुछ लोगों को बीमारी वो भूख लगनी बंद हो गई है। यहाँ भी हैं कुछ लोग कि भूख लगनी बिल्कुल बंद हो गई है, वो जब तक बीमारी ठीक नहीं होगी तब तक भूख नहीं खुलेगी। तो उनको यही है कि लंबे समय तक थोड़ा सा चलाना पड़ेगा। तो इसलिए हमारे पृथ्वी तत्व को कम किया जाए, शेष 4 तत्वों को बढ़ाया जाए, इसको बैलेंस बनाया जाए, तो अपने आप बीमारियां ठीक होने लगती है। उसके बाद से न रोग कारण होंगे न कीटाणु होंगे, बस यही सारी समस्या है। इसके साथ आपका उचित आहार, उचित आहार में वही आपके शरीर के अनुसार कैसा आहार हो, क्या लेना है, क्या खाना है। उचित विश्राम, हमारा नींद भी कम हो गई। विश्राम मतलब नींद, निद्रा से कहाँ नींद रहेगी। किसी की 2 घंटे, किसी की 1 घंटे, कई कई तो पूरी पूरी रात ऐसे जगे रहते हैं। क्या है कि जो विचार में चलते रहते हैं ना, उथल पुथल, वही बार बार चलते रहते हैं दिमाग में, तो इसलिए विश्राम चला जाए। विश्राम को दिमाग से हटने के लिए क्या करना पड़ेगा, श्रम करना पड़ेगा। शारीरिक श्रम कीजिए, ध्यान वहाँ से हटेगा, आहार ठीक ठाक होगा, शरीर का भोजन का पाचन ठीक ठाक रहेगा, शरीर निरोगी होते चला जाएगा धीरे धीरे। ये है। अब इन सब के लिए कितना पापड़ हम बेल लेते हैं एक बीमारी ठीक करने के लिए। अब मान लीजिए कब्ज होती है, कब्ज के लिए पहले चूर्ण खाने लगते हैं। चूर्ण के बाद से फिर एडवर्टाइज, पहले तो आस पड़ोस के बताते हैं फलाना वो चूर्ण ले लीजिए उससे ठीक हो जाएगा, वो खाएं कुछ दिन बाद, फिर दूसरे उससे ठीक नहीं हुआ, फिर कोई और बताए उसे खा लें, फिर और बताए उससे खा लें। इस तरीके से पापड़ बेलते रहते हैं। जबकि हमें क्या करना है, इन्हीं चीज़ों को बैलेंस बनाए रखे रहना है। और ये बैलेंस कब होगा, हम इनको पूर्ति करने के लिए ये सारे काम करेंगे, तब नहीं करेंगे तो फिर वही होगा, जैसे कि तैसा हो जाता है। तो ये रहा हमारे 5 तत्वों का सिद्धांत। जो हमारे 5 तत्व है शरीर में, उस 5 तत्वों को कैसे बैलेंस बनाया जाए और इसको चिकित्सा के दृष्टि में कैसे लाया जाए। जैसे ही कहा गया, आहार ही औषधि है। आजकल क्या हो गया है, थोड़े से आहार पे शायद काफ़ी चर्चा हो गई होगी आज। आहार पे हुई है ना, क्या खाना है, क्या पीना है, उस पर तो चर्चा हो गई आज। आहार ही औषधि है। हम क्या कर रहे हैं, इसको पलट दिए हैं, ऐसे हो गया है। खाना तो खा ही रहे हैं, हर 2 घंटे पे डॉक्टर के पास जाइए, हर 2 घंटे पे कुछ खाइए, खा के ये दवा लेनी, ये खा के वो दवा लेनी है। लेकिन दवाई की पोटली बंध गई है। कारण क्या है, हमारा लाइफ स्टाइल, जीवन शैली जो गलत है। उसके बाद जबकि आयुर्वेद की भाषा में देखा जाए ना, जो आयुर्वेद की मुख्य विचार है वो सिर्फ लाइफ स्टाइल पे ही बात रखती है कि हमारा जीवन शैली कैसे हो, सुबह से लेके उठने से लेके रात्रि के सोने तक के बीच का पूरा एक एक लाइफ स्टाइल के बनाया गया। और उसी पे चर्चा है, जो चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, ये सारे उसी पे उठा कर पढ़ेंगे सारे। औषधियाँ उसके बाद में आई है, पहले तो
स्वास्थ्य वृत्त में स्वास्थ्य के ऊपर स्वास्थ्य हम कैसे रह सके, कैसे आहार में ले सकें, हमारे औषधि क्या है। औषधि आहार के रूप में ही है। अब जैसे क्या होता है, भूख कम हो जाती है, हम दवाइयाँ पे जाते हैं, जबकि भूख कम हो जाए आप अदरक लीजिए ना, अदरक तो औषधि में ही है। नींबू लीजिए, नींबू नमक से, जीरा है, अजवाइन है, आपको भूख जगा देगा। लेकिन हम सबसे पहले भाग जाते हैं दवाइयों पे। औषधि पे भाग जाएंगे तो औषधि भागेंगे तो वो थोड़ा सा लक्षण विरेचक दवाई दे देंगे, उसके बाद से वो भी नुकसानदेह होती है। हम तो ऐसे कहेंगे कोई भी दवा ना लेना चाहिए, विरेचन वाली चीज़ें। चिकित्सा की दृष्टि से ले रहे हैं ठीक है, खाना खाते हुए अगर उस तरीके से ले रहे हैं तो वो नुकसानदायक है। एक हमारे पास ऐसे पेशेंट थे, उम्र भी कम ना, करीबन उससे 20-22 साल का लड़का, यहाँ से सीख के थोड़ा सा करके 10 दिन का कैंप चला गया। अब वो पेट साफ करने के लिए एनिमा लेने लगा, रोज एनिमा, दोनों टाइम। अब पेट साफ हो ना एनिमा लेने, और उसे इतना समझा के भेजे थे कि एनिमा की आदत छोड़ दें, एनिमा बिल्कुल मत लेना, जब जरूरत पड़ेगा तो हम बता देंगे क्या क्या विधि करना है। अब वो फ़ोन ना रखे बस एनिमा। फिर उसे क्या हो गया, 4-5 महीने बाद फिर ले आकर पकड़ के, क्या हुआ, इसका पेटे साफ नहीं। जब पूरा इतिहास देखे तो वो एनिमा के क्या करता है। एनिमा भी हम ज़्यादा मात्रा में सोचते हैं एनिमा लेके पेट साफ कर लेंगे, दस्तावर वाली चीज़ें लेके पेट साफ कर लेंगे, वो आपके आंतों को मोमेंट को कम कर देता है। एक बार बढ़ा दिया, गति बढ़ाए, फिर वो शिथिल हो जाएगी। एनिमा भी लेते हैं ज़्यादा तो क्या करता है, सफाई तो करेगी, उसको खुश्की पैदा कर देगी, तो उस गति को जहाँ खुश्की पैदा हुई, चिकनाई खत्म हो जाएगी तो क्या होगा, वो जो मल रुका रहेगा वो वहीं रुकता रहेगा, फिर कब्ज होने लगेंगे। तो इसलिए यहाँ ज़्यादा एनिमा पे भी वो मत कीजिएगा कि हम एनिमा लेके पेट साफ। नेचुरल पेट साफ होने की विधि अपनाइएगा। नेचुरल पेट साफ होने के लिए तो सही आहार बहुत जरूरी है। आहार ऐसा हो जो हमारे शरीर को शरीर उसे पचा सके, ऐसे आहार हम लें कि वो पच सके। अब जाके हमारे शरीर अभी फास्टिंग पे है, जाके पूरी पराठे खाने लगेंगे तो क्या पचा पाएगी शरीर, उसका साइड इफेक्ट हो जाएगा। भूख को जगाते हुए धीरे धीरे भोजन को लेते हैं, शोधक आहार लेते हैं। 2 तरीके से, एक पोषक आहार होती है, आहार पे अगर चर्चा करते हैं तो एक शोधक आहार है, एक होती है पोषक। इधर दिखाई दे, यहां लिख दे। आहार को देखा जाए तो 2 तरह के आहार हैं। एक शोधक, दूसरा है पोषक। अब शोधक आहार किसके लिए जरूरी है, पोषक आहार किसके लिए जरूरी है। शोधक आहार किस समय जरूरी है, पोषक ये भी बहुत जरूरी है। वो नीम का काढ़ा छोड़िए, शोधक आहार पोषक आहार, नीम का काढ़ा जो शरीर का शोधन करने में, ऐसे आहार जो शरीर में जो टॉक्सिन्स है, विजातीय द्रव्य है, उसे बाहर निकालने के लिए ऐसे आहार लेते हैं, वो शोधक आहार होती है। पोषक आहार जो शरीर को हुष्ट पुष्ट यानी स्ट्रांग बनाने का काम करते हैं, ऐसे आहार वो पोषक आहार है, जो पोषकता प्रदान करती है। अब बच्चे को शोधक आहार देंगे, एक वृद्ध को पोषक आहार देंगे, नहीं देंगे ना। एक उम्र के बाद से उनको शरीर में भी टॉक्सिन्स ज़्यादा इकट्ठा होने लगती है, उसमें सबसे ज़्यादा क्या करेंगे, शोधक आहार देने लगेंगे। बच्चों में पोषक यानी पोषक उनका बनना है, शरीर का भी निर्माण होना है। 25 साल तक के 30 साल तक का जो शरीर की निर्माण होती है, उसमें पोषक तत्वों की होना बहुत जरूरी है। और 40-45 के बाद से धीरे धीरे हमें कैसा आहार, शोधक आहार जो शोधन
कर सके, क्योंकि उस समय श्रम कम हो जाता है। इस समय क्या है, श्रम ज़्यादा है। बच्चों के समय लेके खेलना कूदना भागना दौड़ना ये सारे श्रम ज़्यादा रहते हैं, इसलिए ऐसे में पोषक तत्व दें। और उसके बाद से श्रम कम हो जाता है तो शोधक आहार दिया जाए। अब शोधक आहार में हरी सब्जियां, फल, अंकुरित, ये सारी चीज़ें आ जाएंगे। पोषक आहार में आपके मेवे हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, अनाज है, दालें हैं, ये सब चीज़ है। तो ये रहा आज तक जो हमें विचार आज के रखने में हमें। अगर इससे कोई संबंधित प्रश्न हो तो चर्चा कर सकते हैं। उपवास में इसको अगर उपवास करना है तो आराम चाहिए, पूर्ण आराम। पूर्ण आराम का मतलब शरीर से भी मन से भी। हम शरीर से करते हैं लेकिन मन से नहीं करते हैं, इसलिए अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेना है तो शरीर से भी आराम दीजिए, मन से भी आराम दीजिए। इस तरीके से इंटरमीडिएट फास्टिंग जो बताएं वो काम करते हुए कर सकते हैं। अगर हम चिकित्सा के दृष्टि से उपवास करते हैं तो ऐसे उपवास में आपका शरीर का मन का दोनों का विश्राम होना बहुत जरूरी है। मन विश्राम नहीं रहेगा, शरीर को हम स्थिर कर दिए लेकिन मन हमारा विचलित रह रहा है तो उतना लाभ नहीं मिलेगा। दोनों का विश्राम होने से ही जो जीवनी शक्ति है तब ये शरीर पे काम करती है, नहीं तो फिर वही रहेगी। जैसे मन में विचार आएंगे उसी तरीके से हार्मोन्स निकलते हैं। थायराइड हार्मोन्स क्यों, थायराइड कम हो जाता है, थायरॉक्सिन हार्मोन को एक्टिव करने के लिए पिट्यूटरी और पीनियल हार्मोन ये दोनों बहुत ज़रूरी है। लेकिन सबसे ज़्यादा हमारे तो कचरा यहीं भरा हुआ है ना, मस्तिष्क में कचरा भरा हुआ है तो निकलेगा क्या है, और स्राव नहीं होगा तो थायराइड पे प्रभाव पड़ता है, थायराइड प्रभाव पड़ता है तो कुछ लोग ऐसे स्थिति आती है शादी से पहले ठीक रहते हैं, शादी के बाद से थायराइड हो जाती है, साल 2 साल बाद थायराइड हो जाती है। तो वही कचरा निकाल दे, थायराइड रहेगा ही नहीं। कचरा भरे रहेंगे तो हार्मोन थायराइड सारे बीमारी, एक हार्मोन्स डिस्टर्ब होगा तो सारे एक दूसरे पर जुड़े हुए हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा थायराइड महिलाओं के ही होते हैं, देखते होंगे वो ज़्यादा सोचने विचारने वाले हो जाते हैं, हर काम को दिल से लेने वाले हो जाते हैं, इतने भावुक हो जाते हैं कि पूछिए मत। और हाँ, हल्के एक्सरसाइज कर सकते हैं। जैसे यहाँ संधि संचालन का अभ्यास कराया जाता है, प्राणायाम कर सकते हैं। प्राणायाम में थोड़ा सा कपालभाति भस्त्रिका थोड़े कम कर दें, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, नाड़ी शोधन, ये सब प्राणायाम किया जा सकता है। सारे खेल बता दिए, बता रहे, पूछ रहे क्या मिलेगा खाने में। ये मिलेगा, सूप मिलेगा, सूप जी। एक्यूप्रेशर का टाइम आधा घंटा लगेगा, अगर आप लोग सहमति हो तो। इसीलिए हमने आज क्लास ज़्यादा हो गई होगी। जी हाँ, ये बात सही आपने रखा कि अगर हमने एक दिन का उपवास करते हैं तो उसके आगे पीछे कैसे होना चाहिए, यही कहने का तात्पर्य ना। जैसे हमने आज उपवास रखा तो अगले दिन उपवास तोड़ने क्या नियम होने चाहिए, तो उसका सबसे अच्छा विधि है, जैसे आज हमने उपवास रखा तो कल शाम से ही, कल दोपहर में हल्का भोजन लीजिए, शाम को ना ले या फल ले लीजिए चाहे सूप ले लीजिए, ठीक। अगले दिन आराम से पानी पे रहिए चाहे फल पे जूस पे रहिए पूरे दिन।
अगले दिन सुबह जूस लीजिए, दोपहर में जी रात में लेना ही नहीं चाहिए, ये तो गलती करते हैं उपवास के नाम पे। हम क्या कर रहे हैं आजकल, हाँ उपवास के नाम पे सबसे बड़े धोखा करते हैं शरीर के साथ। आज का जो उपवास है ना, उपवास का जो आजकल मतलब हो गया है, उपवास का मतलब हो गया है भर पेट थाली। हाँ पहले भी या बाद में भी, उसी दौरान भी, सब जगह भर पेट थाली हो गई है। क्योंकि उपवास के समय रोज की अपेक्षा ज्यादा भोजन ले लेते हैं। फल ले लिए, फिर दोबारा फल ले लिए, कुट्टू के आटे की पकौड़ी, क्या क्या उपवास के नाम पे जितना ढोंग चला है ना। इसीलिए उपवास के समय, उपवास करने के बाद से बीमार पड़ते हैं। एक केस हमारे यहाँ आए थे बिजनौर में, करीबन सन 2013 के आसपास की बात है। एक 14 साल की लड़की थी। वो क्या कि नवरात्रों में घर के गरीब थी, नवरात्रों में वो 9 दिन का उपवास कर ली और घर पे खाने का उतना था नहीं, थोड़े बहुत फल खा लिया, वैसे 9 दिन पर अधिकतर पानी। उसके बाद से जब उपवास तोड़ने का है तो जानते ही कन्या खिलाने का प्रचलन हर जगह ज़्यादा हो गया। वो कई जगह कन्या खाने में पूरी पकवान जो भी मिला वो खाती गई, भूख लगी थी खाती गई। खाने के बाद से उसे खांसी हो गई, खांसी ठीक नहीं हुआ, दवा कराते रहे, खा हुए, धीरे धीरे वो खांसी टीबी में बदल गई। टीबी में बदल गई तो बहुत जगह इलाज करा लिए, फिर भी ठीक नहीं हुआ। वहाँ आए थे तो करीबन 10-20 दिन रुकी, फिर उसका मन नहीं लगा, भाग गई। क्योंकि अधूरे मन से भी उपवास नहीं किया जा सकता, तो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रह पाई, अब जानते ही। तो ये भी कारण हो सकता है, अगर हम उपवास के बाद से जल्दीबाजी करते हैं ना तो बीमारियां फिर बुला लेते हैं। इसलिए उपवास किए हैं तो धैर्यपूर्वक, ऐसे भी कहा गया है उपवास करना कठिन बात नहीं है, लेकिन उपवास तोड़ना सबसे कठिन बात है। उपवास तो हम कर ले जाते हैं, जब तोड़ते समय आते हैं ना हमारा धैर्य टूट जाता है। हल्का शरीर के अनुसार देखते हुए धीरे धीरे, भूख से जैसे भूख लगी है उसके चौथाई हिस्से एक दिन लीजिए, फिर धीरे धीरे बढ़ाइए, बढ़ाते बढ़ाते भूख बना रहे, भूख को ख़त्म ना होने पाए। हम क्या करते हैं, भूख बढ़ती, थोड़ी सी भूख होती है, थोड़े स्वाद के चक्कर में ज़्यादा खा लेते, भूख वहीं रुक जाती है। अब भूख एक बार चली फिर वापस चली जाती ना तो जल्दी वापस आती नहीं है। एक बार चले जाने के बाद फिर दवाइयों के सहारे रहने लगते हैं। इसलिए उपवास कर ले, लेकिन उपवास तोड़ते समय बहुत ध्यान की जरूरत है, उपवास में धैर्यता की जरूरत है। धैर्य है तो उपवास सही से कर पाएंगे, उपवास तोड़ सकते हैं। नहीं तो क्या करते हैं, जल्दीबाजी के कुछ का कुछ खा लेते हैं। एक एग्जाम्पल और था, सन 2012 की बात है। उसमें क्या है कि एक अच्छे व्यक्ति थे, शरीर से हट्टे कट्टे, हमारे भैया से अच्छे थे, लंबाई भी खूब हाइट थी। 20-22 दिन का पानी का उपवास किए, उपवास तोड़वा दिया गया। मूंग की दाल, उपवास तोड़ने का एक दिन सूप के बाद से 1-2 दिन जो लंबा उपवास करता है तो 2-3 दिन मूंग का दाल और 10 मूल के चावल, शायद वो बता दिया गया होगा विधि बनाने का, तो 10 मूल के चावल बना के 2-3 दिन खिला दिया गया। उसके बाद तो वो तो कहे हम सही है, जाके दूसरे जगह किचन था वहाँ जाके केला खा लिए, पका केला। अब उसी शाम को मंगा लिए, शाम से घर से वो चने का साग और मक्के की रोटी खा लिए। खाने के बाद से वो सुबह हॉस्पिटल में पड़ गए, पेट में दर्द होने लगा, दर्द हुआ, आसानी दर्द हुआ। फिर वो, जबकि उनको इतना समझा कर भेजा गया कि आप जल्दीबाजी मत कीजिएगा। राजेश भैया वो महाराज सिंह जी के बेटे, हाँ उनके बाद में, हाँ विकास भाई के बाद से, उनके पहले से वो उनके बाद वाले कैंप में बता रहे हैं कि यह है कि ध्यान से सावधानी पूर्वक जल्दीबाजी ना करें। इसीलिए यहाँ खिला गया। जिनको भूख कम है, ध्यान दीजिएगा, जिनको भूख कम है भूख को बनाए रखते हुए भोजन को लेंगे, ध्यान है। अगर भूख नहीं है तो उस समय मत लें, जब भूख लगे तभी भोजन करें।
कम भूख है, फल ले लीजिए। फल में क्या है, मौसमी ले लीजिए, अनार ले लीजिए, भूख को जगाता है। नहीं तो हम केला ले लेंगे, सेब ले लेंगे, पपीता ले लेंगे, ये थोड़ा भूख को ख़त्म कर देता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है उपवास तोड़ना। तो इसलिए एक दिन पहले, अगर एक दिन का उपवास करते हैं तो एक दिन पहले से तैयारी करते हैं और एक दिन बाद तक की तैयारी रहती है खाने की। निर्जला वालों को कम से कम 2-3 दिन का रखना चाहिए, जो निर्जला व्रत रखते हैं ना। हाँ, जितने 1-2 दिन पहले से तैयारी करें, धीरे धीरे फल पे, जूस पे, उसके बाद से फिर निर्जला व्रत है। फिर तोड़ने के लिए अगले दिन सुबह के टाइम में जूस और दोपहर में फल ले ले, शाम को सूप ले ले, फिर उसके अगले दिन ना भोजन ले। इस तरीके से किया जा सकता है। जी हाँ, लेकिन बीमार भी पड़ते हैं। उसके बाद से जब ईद बीतती है ना, तो सबसे ज़्यादा देखेंगे मुस्लिम लोग ही बीमार पड़े मिलेंगे। उनके खाने का तरीका, जबकि वो था खाने में सुबह पानी वाली चीज़ें ज़्यादा लेनी थी, वो क्या करते थे, खाने में सबसे ज़्यादा लेना शुरू कर दिए हैं। जो पहले का, हम लोग तो कई लोगों से मिले हैं रमज़ान से जो जुड़े हुए मुस्लिम समुदाय से, तो जो पहले का नियम था उनका बहुत सात्विक था। हर समय में, हर धर्म में ही फास्टिंग का महत्व बताई गई है। एकदम वो सात्विक हिसाब से ले जाते थे। शाम को हल्का ले लेना, सुबह हल्का, पूरे दिन का फास्टिंग करना, वो धीरे धीरे। अब क्या हो गया, शाम का सारे कचौड़ी पकौड़ी जो भी है सब खाते रहते हैं। खाली तो आपका सुबह से लेके शाम तक की बात है। अगर आप सुबह भोजन कर लीजिए 4-5 बजे के आसपास, 5 बजे आसपास भोजन कर लीजिए, दिन भर भूख नहीं लगेगी, क्योंकि बिना भूख का भोजन किए हैं, वो भूख लगने नहीं देगी, ना भूख लगेगी ना प्यास लगेगी। तो इस तरह का नियम था, इन्होंने बाद में जो एक्स्ट्रा जो खाने लगे वो गड़बड़ हो गई। फल का विधान था, फल भी था, फल के सुपाच्य भोजन का विधान था, लेकिन ये सब तल भून के खाने लगे तो वो है, तभी तो बीमार सबसे ज़्यादा होने लगे। तो इसलिए हम भी ध्यान दें कि उपवास करें, लेकिन उपवास के तोड़ने का नियम को समझ के तोड़ा जा सके। जी, एक्यूप्रेशर में समय लगेगा, चलिए मोटा मोटी बता दे रहे हैं, जल्दी जल्दी समझ लीजिएगा, 10 मिनट में हम बता देंगे सारे। हाथ ऊपर उठा लीजिए, देखिए ये हमारा अंगूठा है, अंगूठा है ना, लेफ्ट राइट दोनों में से किसी एक को समझ लीजिए, फिर हो जाएगा। तो ना अंगूठा हमारा क्या है, ये गर्दन से यहाँ तक का भाग है, ठीक। अब ये है, अब देखिएगा, 1 जोड़ 2 जोड़, 1 जोड़ और ये 2 जोड़, ठीक। एक यहाँ हो गया, जी जी, एक यहाँ है, एक यहाँ है। अब यहाँ से ऊपर का भाग हमारा, जो ये ऊपर का भाग है सिर का, अगर आपके सिर में दर्द हो रहे हैं तो ये साइड के दबाते हैं, साइड में दर्द है तो ये साइड के दबाते हैं, ठीक। दोनों हाथ में है, अंगूठे में, जी। सिर के ऊपर दर्द है तो यहाँ ऊपर दबाते हैं। सर्वाइकल है, माइग्रेन है, पीछे दबाते हैं, ये पीछे की साइड, ये वाली बात। ऐसे ही कोई ले लीजिए, जिमी ले लीजिए, नहीं है कलम ले लीजिए, कोई ऐसे दबाते रहिए, इसे प्रेस करते रहिए, गोल गोल घुमाते रहिए। थायराइड है, थायराइड का ये हमारा भाग है, ये नीचे वाला, इस लकीर से नीचे थायराइड बीचों बीच में, जी। ऐसे ही दबाने का सब एक ही है, वैसे दबाए, या तो जिमी का लेते हैं, लकड़ी कोई आती है एक जिमी लकड़ी की, तो उसे नुकीली होती है, उसे ऐसे गोल गोल घुमाते रहते, दबाते रहते हैं। अब देखिए ये हमारे लाइफ लाइन है ना, जीवन लाइफ लाइन, जीवन रेखा, तो ये ऐसे दबा, एक जोड़ है, ये हमारे डायफ्राम से ऊपर का भाग है, ऐसे करना ना, एक जोड़ हमारा है, एक डायफ्राम से यहाँ से जोड़ है। अब क्या है, इसमें हमारा ये वाले जो भाग है, ये फेफड़े हैं। सुजोग एक्यूप्रेशर बता रहे हैं, इसमें सब एक्यूप्रेशर में अलग अलग विधि है, ये जो हम बता रहे हैं सबसे सरल, सबसे बढ़िया सुजोग एक्यूप्रेशर। अब ये फेफड़े, अब यहीं से हल्का सा बाएं साइड की तरफ यहाँ है, ये आपका हार्ट है, हृदय है, ये हृदय है। अब इसको ऐसे पलट लीजिए,
अब इसको देखिए, ऐसे लगा लीजिए, ठीक। अब हमारे अमाशय किस साइड में होते हैं, बाएं या दाएं, लेफ्ट या राइट, स्टमक, तो हमारा ये साइड बाएं, ये ऊपर का भाग ही अमाशय हो गया, ये उठा हुआ भाग। लीवर राइट साइड में, तो दाएं ये वाला लीवर हो गया। अब इसी के नीचे गाल ब्लैडर हो गया, ठीक। और इसी के अमाशय के नीचे, स्टमक के नीचे पेंक्रियाज हो गया। अब ये पांचों उंगली आपस में मिला लीजिए, जो बीच का गड्ढा सा होगा ये सोलर पॉइंट है, नाभिक चक्र जिसे बोलते हैं, सोलर पॉइंट, जिसको एनर्जी चक्कर आते हैं, यहाँ दबाइए। ठीक। अब यहां से देखिए, यहां से हमारा जो एक हल्का सा उठा हुआ होगा ये अपेंडिक्स है। अब यहां से ऐसे चढ़ेगा ये बड़ी आंत, ये आके ऐसे ये कोलन हो जाती है यहाँ। अब यही ये बस्ती प्रदेश है, ये वाले भाग को। बनाइए हाथ, हम लिख दे रहे हैं जल्दी जल्दी। इमेज नहीं है, हाँ इमेज हम डाल देंगे गूगल पर नेट सर्च करके। हाँ बना दीजिए, हम लिख देंगे जल्दी। इधर इधर कर लीजिए, इधर इधर इस साइड में नीचे। ये बना लीजिए, यहाँ बना लीजिए, यहाँ जी ठीक है। और देखिए अब इधर हम दो, हमारे पास 4 उंगली हैं अंगूठा छोड़ के, 2 हाथ 2 पैर। अब ये दोनों साइड के हाथ हैं, ये बायां हाथ, ये दाहिना हाथ। अब देखिए 3 ज्वाइंट है, 1 2 3, कलाई कोहनी कंधा है, तो ये हमारा ये हो गया कलाई, इधर ध्यान देंगे। ये हो गया कोहनी, ये हो गया कंधा दाहिने हाथ का, ये बाएं हाथ का ऐसे हो गया। अब ये हमारा दायां पैर हो गया, ये बायां पैर, दोनों बीच के जो है ये पैर है जी, दोनों हाथ है साइड के। तो ये टकना घुटना जंगा, 3 जोड़ है। टकने का एक जोड़ हो गया, घुटने का जोड़ हो गया, टकना नीचे का ये होता है घुटने, हाँ हाँ, और जंगा जांग का, ठीक। अब देखिए इसमें क्या है, ये बन गया, एक आपका ये हो गया और एक ये। ये तो अब पता चल जाए। अब क्या है, ये हमारा जो भाग है ये सिर है, ठीक। यहाँ जो ये पॉइंट्स है इस जगह, ये थायराइड की है, थायराइड ग्रंथि। यहाँ जो होगा ये बीच का, ये सोलर है, सोलर पॉइंट, नाभिक केंद्र बोला जाएगा इसे। अब ये आपके 2, ये वाला और ये, अगर इसमें देखेंगे तो ये ऐसे हो गया है। तो ये आपका हो जाएगा, अगर ऐसे बांधते हैं तो ये हमारा क्या हो गया, इधर लेफ्ट हैंड हो गया। तो हमारा ये हो जाएगा लेफ्ट, यानी बायां हाथ, ये हो गया दाहिना हाथ।
तो हमारा ये बायां हाथ हो जाएगा। ये हो गया दायां हाथ। ये ऐसे ही पैर हो जाएगा, दायां पैर, ये बायां पैर। जी, अब इसमें क्या पहचान है, देखिए ध्यान है, थोड़े से देखने की जरूरत है। अगर हम इस हाथ में देख रहे हैं तो हमारा ये दाहिना हो गया, ये बायां हो गया। इस हाथ में ये दाहिना हो गया हाथ, ये बायां हो गया। ये दाहिना पैर हो गया, ये बायां पैर हो गया। अब ये बस ये चेंज हो जाएगा, ये भी इधर आपका लिवर आ जाएगा, इधर अमाशय आ जाएगा। ये इतना अंतर है। अब ये हो गया, ये थायराइड से हो गया। यहाँ जो बीजों बीज बनता है, ठीक, ये जो भाग है हमारा, ये बस्ती प्रदेश है, ब्लडर। जैसे यूरिन संबंधी समस्या है, पेडू संबंधी समस्या है, तो इसको यहाँ दबाते हैं, इस पॉइंट। अगर आपके ये आपका इसमें देखेंगे तो ये एक तो ये हो गया और एक ये हो गया। और इसमें देखिए, अब इसमें हो गया, ऐसे पलटेंगे, हाथ पे भी देखेंगे, इस पे अगर बाएं हाथ को उठाते हैं तो बाएं हाथ को देखेंगे तो हमारा ये क्या हो गया, इधर लीवर हो गया, यकृत। तो इस साइड में इधर ऐसे किए तो ये हमारा लीवर हो गया, इधर हो गया अमाशय, स्टमक। अब इसके नीचे पैंक्रियाज है, और इसके ये नीचे ये गाल ब्लडर है, पित्ताशय। अब ये हमारा पैर हो गया। अगर आपके देखिए कलाई में है तो ये कलाई आपकी हो जाएगी, ये कोहनी हो गई, ये कंधा हो गया। ऐसे ही ये पैर का हो गया, टकना, ये घुटना, ये जंघा का जोड़। अब इसे पलट लेंगे हाथ में, इधर जाएंगे ना, हाथ में देखेंगे, यानी हमारे ये तर्जनी उंगली और मध्यमा उंगली के बीचों बीच ऊपर की तरफ आएंगे, ये गड्ढा सा होगा, राजमा के आकार का गड्ढा होगा, ध्यान से देखिए, दोनों साइड में इसके, फिर इसके छोटी उंगली और नमका उंगली के बीच में ऊपर आएंगे, राजमा की तरह गड्ढा होगा। ये हमारा किडनी का भाग है, किडनी पीछे की तरफ होती है ना, तो ये दोनों भाग किडनी का है। यूरिन की संबंधी समस्या है, किडनी के प्रेशर की जगह। किसी को देखिए यूरिन की संबंधी समस्या होगी तो यहाँ दबाने पे दर्द होगा, जिससे जो संबंधी समस्या होगी उस पॉइंट पे दबाएंगे तो दर्द होगा ही होगा, तो यहाँ दबाते हैं दोनों साइड। अब कमर के देखेंगे, ये हमारे पीछे यहाँ के बीच, दोनों बीच उंगली के बीच में जो है, यानी इसके और इसके बीच में जो ये पॉइंट है पीछे की तरफ, ये आगे के नहीं पीछे की बात कर रहे हैं। यहाँ ये पीछे की तरफ कुछ दूर तक आकर बन, ये हमारा क्या है, स्पाइन, स्पाइन का भाग है, यानी आपके कमर में दर्द हो रही है, नीचे से लेकर ऊपर तक का, यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये दबाने का काम। ये पीछे की तरफ जाएंगे तो ये स्पाइन का काम है। रीढ़ है। अब इसमें दर्द कहीं भी है, आपके कमर से लेके पीठ तक के दर्द कहीं भी हो, यहाँ दबाने से ठीक हो जाते हैं। माइग्रेन का पीछे बता ही दिए, किडनी का हो ही गया। अब कब्ज होता है, तो कब्ज के लिए क्या किया जाए, एक तो अमाशय वाले पॉइंट्स को दबाएंगे, दूसरा क्या होता है, सोलर पॉइंट को दबाएंगे, बीचों बीच जो है नाभि केंद्र को, इसको दबाएंगे तो ये धीरे धीरे एक्टिव कर देगा, तो पेट कुछ दिन बाद अपने आप साफ होने लगता है।
हाँ, गैस भर गई हो तब भी यही दबाएंगे, अमाशय का, लीवर का और सोलर पॉइंट्स का। अगर आपके अस्थमा का अटैक आ रहा है तो यहाँ दबाएंगे, ये फेफड़े वाले भाग पे, इसको हम लिख दें। ये जो भाग है हमारा यहाँ से, ये फेफड़ा है, लंग्स, और यहीं हल्का सा बाएं की तरफ जो है ये है, यह हृदय है। ये जो है हृदय है और ये पूरा फेफड़ा है। आपके पैर में दर्द हो रहे पूरे, बीच की उंगली लीजिए, जिस साइड में दर्द है उसे प्रेस कीजिए, बस और कुछ नहीं करना आपको। ऐसे लेके किसी भी कलम से प्रेस कर लीजिए। इसीलिए ताली बजाने का अभ्यास के सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट दबते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, ताली भी ना बजाते हैं। ताली बजाएंगे तो ऐसे धीरे धीरे लगे हाथ में चोट ना, ताली बजाए खूब तेज से, यहाँ नहीं बजाएंगे, यहाँ नहीं। वो तो बता रहे हैं, जब भी बजाते खूब तेज बजाते ताली। तो ये अब ये पूरी संरचना शरीर के एक उंगली में दिखाया जा सकता है, एक पोर में दिखाया जा सकता है। हाँ, अब छोटे मोटे कुछ उसमें है, आपको बता दें, जैसे इमरजेंसी में क्या क्या काम आ सकते हैं। क्योंकि रास्ते में चलते अचानक किसी को कुछ अटैक आ जाता है, जैसे अस्थमा का अटैक आ गया तो क्या करेंगे? अस्थमा का अटैक आ गया तो क्या करेंगे? यहाँ दबाइए और उनसे बोलिए लंबी गाड़ी सांस ले छोड़ते रहे, लंबी गाड़ी सांस ले छोड़ते रहे, 5 मिनट में अस्थमा का अटैक रुक जाती है। और उनके साथ में प्राकृतिक चिकित्सा क्या कर सकते हैं? गर्म पैर स्नान दीजिए, दिलवाइए, भाप दिलवाई दीजिए, हाथों वेग वहीं का वहीं रुक जाएगा। मुंह पे भाप। हार्ट बीट बढ़ जाती है तो क्या करेंगे? चक्कर आने लगते हैं, क्या करेंगे उस समय? गुड़ खाने से हो जाएगा, ठीक हो गया ना। अगर हार्ट बीट बढ़ जाएगा तो उस समय गुड़ खा लेंगे, ठीक हो जाएगा। हार्ट बीट बढ़ती है तो सबसे बढ़िया ये हार्ट वाले प्रेशर दबाइए और बीच में सोलर पॉइंट नाभि केंद्र को एक्टिव कर दीजिए कि आपका हार्ट बीट रुक जाएगा, ज़्यादा बढ़ने। कभी भी अटैक पड़ता है ना, हम सबसे ज़्यादा अटैक पड़ने में, आधा अटैक पड़ने में व्यक्ति की मृत्यु ज़्यादा कर ले तो उसे डरा कर, अगर डराया नहीं जाना तो 100 बार अटैक आ जाए, अटैक से हम पार हो सकते हैं। लेकिन हौसला रहे, भय ना हो, उसको थोड़ी सी हिम्मत बनाइए। एक तो हार्ट वाले पॉइंट पे दबाइए, दूसरे सोलर वाले पॉइंट पे दबा दी। तीसरा क्या है? एक मर्म चिकित्सा है। यहाँ से जो जोड़ है, कोहनी के जोड़, इससे 4 अंगुल नापिए, सब ऊपर बीचों बीच में उसको 18 से 20 बार दबाइए छोड़िए, दबाइए छोड़िए। हार्ट के पेशेंट वहीं कंट्रोल हो जाएंगे, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नीचे से 4 अंगुल ऊपर। तो वो दबा लीजिए तो वो कंट्रोल कर देता है। यूरिन की समस्या है, इससे 4 अंगुल नीचे दबाइए, ज़्यादा यूरिन की समस्या होती है, जैसे यूरिन पास नहीं हो पा रहा है या कष्ट में हो रहे हैं या बार बार आ रहे हैं, वेग को रोक नहीं पा रहे हैं, यहाँ दबाइए। ये जल तत्व को वृद्धि करके उसे रोक देता है। तो ये किडनी की समस्या बताई दी है, सर्वाइकल हो गया तो पीछे की तरफ हो गया जी। उल्टी आती है, एक तो ऊपर ये जो बताएं इसको दबाइए और अमाशय वाले भाग को, हाँ दोनों हाथ के अमाशय वाले भाग को दबाइए, कंट्रोल हो जाता है इसी से। अरे हमारी टीम के साथ ही ऐसे घटना थी कि वो लोग सब डर रहे थे कि हम गाड़ी में जाएंगे तो उल्टी होने लगेगी, इसीलिए उनको एसी में रिजर्वेशन कराना पड़ा। वहाँ से नहीं आए, बिजनौर से ट्रेन से आए, वो लोग कि हाँ उल्टी आ जाएगी, लेकिन उनको हिम्मत बढ़ाए, पेंड्रा से अमरकंटक तक चढ़वा दी गाड़ी से, वापस भी ले आए, कोई उल्टी नहीं हुई। थोड़े मनोबल हो, अगर शरीर में गंदगी रहेगी तो उल्टी होगी, एसिड बने रहेगा तो उल्टी होगी, इसलिए उसको निकाल देते, उल्टी होगी नहीं।
बैठने से पहले कुंजल नहीं, उस तरीके से पहले से वो डर ही ना रहे, उससे पहले हमारा शरीर साफ ठीक रहे तो आएगी नहीं उल्टी। नहीं तो 2-3 लोग हमारे साथ, वो पहले का उनका इतिहास है कि वो कहीं भी गए, अगर 1 2 किलोमीटर गए हैं तो 2-4 बार उल्टी कर ही दिए हैं, लेकिन उतना तो चढ़ा के ले आना तो हो गया। चलिए, और इससे अब बीमारी संबंधी पूछ सकते हैं तो हम बता सकते हैं। हाँ, यहाँ दबाइए, ये पॉइंट्स हैं, ये आपका यहाँ आँख है, ये अंगूठे की ये दोनों आँख है। यहाँ आएंगे ना, ये जो उठा हुआ भाग होगा उससे हल्का सा ऊपर, हर अंगूठे में आपके उठा हुआ भाग होगा, उससे हल्का सा ऊपर दोनों साइड में। और उठे हुए भाग को नाक बोलते हैं। जो हमारा ये उठा हुआ भाग है ना यहाँ, ये हमारा नाक है। ये नाक हो गया, इधर ये कान हो गया, यहाँ ये मुंह हो जाएगा, थोड़े से नीचे ये पूरा संरचना हो जाएगा कान। दांत दर्द भी ठीक होते हैं, लेकिन यहाँ दबाने पड़ेंगे तब। अब ये है बैक्टीरिया, उसमें पस पड़ गए हैं तो वो इतना जल्दी ठीक नहीं, उसके लिए तो फिर चिकित्सा करनी पड़ेगी। ऑयल पुलिंग कीजिए, सारे दर्द खत्म हो जाएंगे। तिल का तेल अच्छा माना गया, तिल का तेल, नारियल का तेल, उसके बाद सरसों का तेल, 3 तेल अच्छा माना जाता है ऑयल पुलिंग के लिए। वो भी अच्छा है, त्रिफला है आपका, दशमूल है, और आपका ऑयल ये भी कर सकते हैं, क्या कहते हैं, अमरूद के पत्ते का काढ़ा बना के उसका ले सकते हैं, जामुन के पत्ते का काढ़ा बना के ले सकते हैं। हाँ, और उसके बाद ये आपका अपामार्ग जानते होंगे, अपामार्ग के जड़ का पूरे पंचांग को काट के काढ़ा बना कर लीजिए, उससे ऑयल पुलिंग कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कल सुबह याद दिलाइएगा, जो यहाँ पहचान होगी उसे बता देंगे। हाँ, यहाँ दबाइए, लेकिन एक ही दबाने से नहीं, उसके साथ हमें आहार भी थोड़ा सा बढ़ेगा। वैसे कहा गया है, अगर जो है एक तो आहार है, विश्राम है, उसके बाद से उपचार है। 40-40-20 यानी 40% हमारा आहार, उसके बाद 40% जो काम करता है वो विश्राम, उसके बाद से है उपचार। उपचार में वो औषधि है आपका। हम क्या करते हैं, पहले इसी पे भाग जाते हैं, इसलिए सबसे पहले जरूरी आपका आहार को ठीक किया जाए, विश्राम को ठीक किया जाए, उसके बाद से उपचार। आहार को बदलते ही हमारे 40% बीमारियां ठीक हो जाती हैं। थोड़ा सा विश्राम कर लिए, 80% बीमारियां ठीक हो गई, उसके बाद से ये उपचार में आ जाए, औषधि में आ जाए, ये दवाइयाँ। अब देखिए यहाँ क्या करते हैं, यहाँ आपको क्या दवाइयाँ थोड़ी दी जा रही ज़्यादा, खाली आहार चेंज किया जा रहा, और 10% आपका उपचार होगा, उसमें धीरे धीरे अपने आप बीमारियां हट जाती है। हम लोग उल्टा हो गए हैं। हाँ, ये हो गया हमारा 60%, अगर देखा जाए, ये हो गया करीबन 30%, ये हो गया 10%, ऐसे हो गया। हम ध्यान 10% भी दे पाते मुश्किल से ही, सबसे ज़्यादा ध्यान उस समय पड़ता है उपचार पे ध्यान जाता है, फिर विश्राम पे थोड़ा सा बीमार हो गए तो थोड़ा सा पड़ गए, नहीं तो वो भी पढ़ के आ गया, मानसिक हमारा तो चलता ही रहता अभी। और उसके बाद से 10% खाने पे ध्यान, तब जाके ध्यान, हाँ ये खाना नहीं खाने मन नहीं कर रहा, वो नहीं मन कर रहा, जबकि शरीर जिस चीज़ की आवश्यकता है वो शरीर उसको डिमांड करता है। आपको नमक खाने का मन करता है कब, नमक, आपके नमक कम हो गया शरीर में, इसलिए नमक खाने, मीठा खाने का कम मन करेगा, शरीर में ग्लूकोज की कमी हो रही है। लेकिन अब तो हो गया डायबिटीज हो गया, मीठा खाने का मन करने लग गया, उल्टा हो गया है। हाँ, अब उसे कौन से पॉइंट दबाएंगे शुगर के लिए एक्टिव करने के लिए?
पैंक्रियाज वाले पॉइंट्स दबेंगे। एक तो अमाशय का नीचे, एक लीवर, दो ये पॉइंट, किडनी जो ठीक ठाक फिल्टर कर सके, ये 4 पॉइंट। चलिए बढ़िया, 1.5 घंटे का सेशन हो गया। चलिए अब आपका सूप इंतजार कर रहा होगा। क्या बताया तो है, सर्वाइकल, कमर और गर्दन के लिए तो अंगूठे के पीछे, कमर के लिए यहाँ रीढ़ की हड्डी का जो बताए हैं ये जी।